हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिसर्च यानी पर्सनल रिसर्च पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कवरेज ऑफ पर्सनल रिसर्च एरिया की। इसी के साथ साथ हम इसमें मेथड्स एंड टूल्स ऑफ रिसर्च की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कवरेज ऑफ पर्सनल रिसर्च एरिया की। पर्सनल रिसर्च में कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड रहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि यह वह रिसर्च होती है जो कि कर्मचारी प्रबंध से संबंध रखती है। तो कर्मचारियों के प्रबंध से संबंधित जितने भी टॉपिक्स इश्यूज होते हैं उन सबको हम पर्सनल रिसर्च एरिया में इंक्लूड करते हैं। और इट कैन बी सेड रिसर्च इन मैन पावर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कवर all those specific areas which are the subject matter of personal administration। जैसे कि इसमें हम लेबर टर्नओवर पर रिसर्च कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के आने और जाने की रेट क्या रहती है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों के रहने की दृष्टि से स्टेबिलिटी है या उनका बहुत ज़्यादा आना जाना बना रहता है, उपक्रम को छोड़कर जाने वालों का जो रेशो है वो ज़्यादा है या उसमें स्टेबिलिटी है। यह एक रिसर्च का विषय हो सकता है कि अगर किसी संस्था में श्रमिक बहुत ज़्यादा श्रम आवर्तन वहाँ पे होता है तो इसके कारणों को जानना एंड अकॉर्डिंगली उसका सलूशन करना, यह एक पर्सनल रिसर्च का एरिया हुआ। एंड द सेकेंड इज जॉब एनालिसिस स्टडी, यानी कि कार्य विश्लेषण अध्ययन की। इस विषय में यह जाना जाता है कि कार्य से संबंधित क्या क्या विशेष प्रतिक्रियाएं हैं और क्रियाएं हैं जिनकी की स्टडी की जानी चाहिए। तो इसमें कार्य से संबंधित प्रक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और संबंधों का क्रिटिकल एवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें विभिन्न विधियों जैसे कि क्वेश्चनेयर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, रिकॉर्ड मेथड, इनका यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन स्टडी, यानी कार्य विशिष्टीकरण अध्ययन। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि राइट मैन एट द राइट प्लेस की पॉलिसी को फॉलो किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषता प्राप्त कर सके और उसे इसके प्रति अवसर उपलब्ध होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ वर्क कंडीशंस, की कार्य की दशाओं का अध्ययन होना चाहिए। इसमें कर्मचारी को अवेलेबल फैसिलिटीज़ की स्टडीज़ की जाती है और इसके अलावा अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है जिससे कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके। एंड द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, की पर्सनल रिसर्च में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरिया होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के रिलेशंस किस तरीके के हैं। औद्योगिक संबंधों के अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही वास्ट होता है। इसमें वो सारे उपाय सम्मिलित किए जाते हैं जो उद्योग में शांति का वातावरण बनाए रखने में सहायक होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग को एनकरेज करना और ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्नाइज करना और कार्य पर बहुत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सोशल सिक्योरिटी, इन समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाने की दृष्टि से उपाय खोजे जाते हैं। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिलेशन एक रिसर्च का टॉपिक हुआ। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं टाइम एंड मोशन स्टडी की। इसमें जो एम्प्लॉय है उसकी एफिशिएंसी को रेट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए और काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय खोजने का कार्य किया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फैटिग स्टडी, यानी थकान अध्ययन की। दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थकान का एनालिटिकल स्टडी इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टडी की। इसमें इस बात की स्टडी की जाती है कि एक वर्कर को, एक लेबर को सेटिस्फाई रखने के लिए और इंडस्ट्री की
सोशल इमेज को अच्छा बनाए रखने के लिए फेयर वेजेज या रीजनेबल वेजेस का डिटर्मिनेशन और श्रमिक के जीवन की जो कॉस्ट है उसको को स्टडी करना इस शोध का एक इशू होता है। तो इस तरीके से इसमें श्रमिक को संतुष्ट रखने और उद्योग की सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उचित मजदूरी निर्धारण और श्रमिक के जीवन की लागत का अध्ययन करने की दृष्टि से यह शोध किया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल स्टडी की, कि कर्मचारियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन आजकल अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह तीव्रता से अनुभव किया जाने लगा है कि श्रमिक के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन उत्पादन की दृष्टि से आवश्यक है। सामूहिक गतिविधियों का अध्ययन जब अधिक प्रचलित हो गया है क्योंकि सभी संगठनों में विभिन्न समूहों के श्रम संगठन पाए जाते हैं, तो इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि श्रमिक किस तरीके से कार्य करते हैं और समूहों का उनकी कार्य करने की मनोदशा पर क्या प्रभाव होता है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम फ्रस्ट्रेशन एंड बोर्डम स्टडी की, ये निराशा और कार्य से ऊब का अध्ययन, कि अगर व्यक्ति में निराशा है तो इसका सीधा असर उसके आउटपुट पे होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि श्रमिकों में निराशा के कारणों को जाना जाए और उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो अगर कर्मचारियों को उनकी इच्छानुसार कार्य नहीं मिलता, जॉब अकॉर्डिंग मैन एंड मैन अकॉर्डिंग जॉब नहीं होता है, या फिर जो फैक्ट्री है उसका इन्वायरमेंट प्रॉपर नहीं होता है, या किसी भी तरीके से उन्हें काफ़ी बोर्डम फील होता है, मोनोटोनस होता है, तो ऐसा होने से उन्हें एक फ्रस्ट्रेशन फील होती है और अल्टीमेटली वह उनके आउटपुट को अफेक्ट करती है। तो यह एक शोध का विषय होता है कि किस तरीके से निराशा को कम किया जाए या उसका समाधान किया जाए। अब बात करने जा रहे हैं हम असेसमेंट ऑफ मैनेजरियल पोटेंशियल की, कि इसमें यह देखा जाता है कि प्रबंधक कितने इफ़ेक्टिव हैं और अगर वह इफ़ेक्टिव नहीं है तो क्या कारण है और उन्हें किस तरीके से उनके व्यवहार को प्रॉपर बनाया जा सकता है। यह भी एक रिसर्च का विषय होता है। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेनिंग इफ़ेक्टिवनेस की, कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वह कितने प्रभावी रहे और उन्हें किस तरीके से प्रभावी बनाया जा सकता है। यह भी जो है पर्सनल रिसर्च का एक एरिया है और मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा पर्सनल रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें ये जाना जाता है कि एम्प्लॉयज़ को वह कौन से कारण हैं जो कि कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या कार्य करने से रोकते हैं। तो इस प्रकार उन कारणों को जानकर और उनका समाधान करके उन्हें कार्य के प्रति उत्साहपूर्वक योगदान देने के लिए प्रेरित करना, यही इस शोध का उद्देश्य होता है। ग्रीवांस हैंडलिंग यानी कि परिवेदनाओं का निवारण करना। परिवेदना वह कोई भी दुख या असंतोष की भावना होती है जो एक कर्मचारी अपने कार्य के संबंध में अनुभव करता है। इसलिए यह जानना ज़रूरी होता है कि वह कौन से कारण हैं जो कि एक कर्मचारी को असंतुष्ट बनाते हैं और कार्य पर अच्छा परफॉर्म करने से रोकते हैं। तो इन सब के बारे में रिसर्च की जाती है। तो इस तरीके से ये सब की सब पर्सनल रिसर्च एरियाज हुए, जिसमें कि एक एम्प्लॉय की इफ़ेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है, उन कारणों को खोजा जाता है और अगर कोई कारण ऐसे मिलते हैं तो उनका समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सब कवरेज ऑफ पर्सनल रिसर्च एरियाज हुए। और अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स एंड टूल्स ऑफ पर्सनल रिसर्च, की जो रिसर्च है वह किस प्रकार से की जा सकती है, इसके क्या क्या तरीके होते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है हिस्टोरिकल स्टडीज़ यानी कि ऐतिहासिक विधि, कि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह वह विधि होती है जिसमें कि ऐतिहासिक बातों को आधार बनाया जाता है, यानी पुरानी बातों को आधार बनाकर रिसर्च का कार्य किया जाता है। पास्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेटेड एंड इंटरव्यूज़ आर कंडक्टेड विद फॉर्मर एम्प्लॉयज़, की पुराने कर्मचारियों के साथ में बातचीत करके समस्याओं के बारे में
विचार किया जाता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ऑलमोस्ट ऑल बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रिकॉर्ड्स of the various personal problems like absenteeism, turnover, accidents rates, wages structure, etc. And the second is case studies, जिसको कि हम अध्ययन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इस प्रणाली के द्वारा सर्वेक्षण का अर्थ किसी कार्य विशेष के बारे में डिटेल्ड स्टडी करके उसके बहुत सूक्ष्म बिंदुओं को ज्ञात करना होता है। These consist of analytically investigating the relationship which are significant in a particular situation or a set of circumstances. And the third one is survey research, जिसको कि हम सर्वेक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं। सर्वेक्षण प्रणाली का मतलब होता है कि सर्वे करना। इस प्रणाली का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसमें किसी निहित उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदाय विशेष का अध्ययन किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति में जितने भी साधन सहायक हो सकते हैं उन सबको स्टडी में इंक्लूड किया जाता है। इन अ सर्वे रिसर्च अटेंशन इज कॉन्सेंट्रेट on the collection of original data by administering a questionnaire or conducting a structural interview। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ की, यानी सांख्यिकी प्रणालियों की, कि जिसमें रिसर्च करने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी प्रणाली में जो है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रिटेशन किया जाता है और इस प्रकार से डेटा एनालिसिस किया जाता है। दीज स्टडीज डील विद द कलेक्शन, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिकल डेटा एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल्स की, यानी गणितीय नमूना प्रणाली की। तो सांख्यिकी प्रणाली के साथ गणितीय प्रणाली का प्रयोग अधिक ठोस निर्णय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विभिन्न व्यवहारों को गणितीय तकनीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रणाली से विभिन्न संबंध ज्ञात किए जा सकते हैं और सरल और कॉम्प्लेक्स सभी तरीके की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। मैथमेटिकल मॉडल्स आर जनरली used in research to explain the relationships among the variable that are to be examined। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सिमुलेशंस की। Computers have popularized designs which involve simulation। The process begins with the statement of a hypothesis. It is used to study problems of production and inventory control, of marketing, purchasing, hiring and training of personnel and of collective bargaining। यानी जो सिमुलेशन होता है उसमें कंप्यूटर का उपयोग करते हुए समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि इसमें अभी कहा गया कि प्रोडक्शन या इन्वेंट्री कंट्रोल और मार्केटिंग, परचेजिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, इन सारे इश्यूज़ को सिमुलेशन यानी कंप्यूटर की सहायता से सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। बिकॉज कंप्यूटर हैव पॉपुलराइज्ड डिज़ाइन विच इन्वॉल्व्स सिमुलेशन। तो इस तरीके से इनके आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। सिमुलेशन अ स्टडी इन इंटरैक्शन ऑफ वेरिएबल वेट्स एंड कोफिशिएंट ईडीपी से और गणना यंत्र यानी कंप्यूटर के प्रयोग से यह संभव हो सकता है कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वेट है और कोफिशिएंट है, इनका अंतर संबंधीय अध्ययन प्रस्तुत किया जाए और समंग के लिए इस जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके थ्रू ये काम किया जाता है। तो ये हुआ हमारा सिमुलेशन मेथड। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं फील्ड और एक्शन रिसर्च की, यानी कि क्षेत्र और क्रियाविधि रिसर्च की। दिस मेथड हैज़ बीन मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर इन communities and working
organizations. It involves difficult design problems for the observer himself because a variable in the process of observation. This self involvement on the part of the researchers gives him a new insight, and these are gained from an active interaction which would not have been possible under passive observation. कि यह वह शोध विधि होती है जो कि फील्ड में जाकर की जाती है, यानी जिसमें कि स्वयं इन्वॉल्व होता है रिसर्चर, और इस प्रकार से सिर्फ ऑब्जर्व ना करके वह व्यवहारिक रूप से शोध कार्य को करता है। और इस प्रकार यह वह मेथड हुआ कि जिससे कि व्यवहारिक रूप से सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। सो दिस मेथड हैज़ बीन मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर इन कम्युनिटीज़ एंड वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली यह सोशल जो रिसर्चेज हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कवरेज ऑफ पर्सनल रिसर्च में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, और इसी के साथ साथ हमने ये जाना कि रिसर्च करने के लिए कौन कौन से मेथड्स और टूल्स को यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।